ठीक है। हाँ तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। You know that in case of solid, speed of sound is maximum. सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, तो सॉलिड सेकंड नंबर पे होता है लिक्विड Yes, और sir. थर्ड नंबर पे होता है गैस। तो मैक्सिमम इन द गैस, ठीक है। गैस में सबसे कम होता है और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा दूसरा देखो क्या है, टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हाइयर द टेम्परेचर, फास्टर द स्पीड ऑफ साउंड। Higher the speed of sound is faster. Okay. देखो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग को, अच्छा हम स्क्रीन पे हम आप लोग को फॉर्मूला लिख के हम बता देते हैं। देखो, स्पीड ऑफ साउंड या आरएमएस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हम, ठीक है, यस यस बिल्कुल सही। बट यहाँ पे मैंने देखो उसके पीछे रीजन वो डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अभी हम उस पे हम आने वाले थे, अभी उसी पॉइंट पे हम आने वाले थे। कर अब तुमने पूछ लिया तो हम बता देते हैं। सर डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है देखो ना स्पीड ऑफ एक्चुअल में साउंड, होता क्या है कि स्पीड स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ साउंड का डेंसिटी जो से। फॉर्मूला जो होता है, मैंने आप लोग को, हाँ तो सर देखो सॉलिड्स में क्यों एक्चुअल में होती है स्पीड स्पीड ऑफ ज्यादा? साउंड डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, वो तो ठीक है। दिस इज पी अपॉन रो। पी अपॉन रो होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज पी अपॉन रो। इज इंक्रीजेस इफ डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब ये दो सर वो तो पी वाइब्रेशन पे अपॉन रो डिपेंड जो करता होगा, है, दिस इज कितने को कांस्टेंट। वाइब्रेशंस होते हैं। पी अपॉन रो इज कांस्टेंट। इट मींस दैट स्पीड डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ाने पे पी भी इंक्रीज हो रहा है, तो पी और रो का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब वी क्या होगा, वी भी कांस्टेंट है। पी और रो का रेशियो, जिसके चलते स्पीड ऑफ साउंड होगा वो भी सेम होगा। सामने इसके पे लिखा हुआ v इज इक्वल अपॉन रो हो रहा है, वैसे इसका मतलब v क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड नेवर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, तो ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, बट इट नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। तीसरा तीसरा देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर इन गैस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास। Travel faster in solid than liquid because of orientation of molecules. देखो जो सॉलिड के जो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं ना। You know that atom and molecules of solids are very close to each other due to the force of attraction. तो जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है, और जब मीडियम के पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं तो साउंड जो होता है वो इजिली ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। अब देखो अगला, रिलेटिव लाउडनेस एंड पिच टू प्रॉपर्टी। ये सब तो खैर हम लोग अभी बाद में पढ़ना है, ऐसा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन हाउ हार्मोनिक एंड रेजोनेंस अफेक्ट द साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी अभी हम लोग को आगे पढ़ना है। फंक्शन ऑफ द ईयर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्या होता है, खैर ये सब अभी जरूरत नहीं है। हाँ तो ये सब तो अभी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
ठीक है, तो ये तो तुम्हें बता दिया गया कि मतलब साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला मैंने बता दिया मीडियम, दूसरा क्या होता है टेम्परेचर, तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और चौथा देखो एक और फैक्टर होता है जो कि इस पीपीटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी हम आप लोग को हम बता देते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, speed of sound depends upon the humidity। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ ह्यूमिडिटी इज मैक्सिमम, इफ ह्यूमिडिटी इज मैक्सिमम then speed of sound is also maximum, then speed of sound is also maximum। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो मैक्सिमम। देखो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होता है साउंड की स्पीड भी मैक्सिमम होती है। यही रीजन है कि हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? हेलो, ओके, सॉरी एक्चुअल में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है इसलिए बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एज एग्जांपल यू नो दैट इन रेनी सीजन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। बारिश के सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, और जबकि गर्मी के सीजन में क्या होता है कि साउंड की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? Sir, your voice is not audible. रेनी सीजन में साउंड की स्पीड क्यों ज्यादा हेलो, होती है? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? रेनी सीजन में Yes, साउंड sir. की Now स्पीड हेलो, देखो क्यों ज्यादा होती है। ओके, सॉरी एक्चुअल में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है इसलिए बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, बिकॉज अभी मैंने आप लोग को बताया कि स्पीड यू ऑफ नो साउंड जो दैट होता है वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ड्यू टू अगर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, ड्यू टू मैक्सिमम मॉइस्चर, होगा। एज क्योंकि आपको एग्जांपल पता यू है नो कि दैट इन अगर रेनी रेनी सीजन सीजन में क्या होता है स्पीड कि ऑफ साउंड वाटर इज मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम। भी बारिश होते हैं के ना। सीजन में आप जैसे लोगों ने अगर देखा मान होगा लो कि कि साउंड की एयर स्पीड बढ़ मॉलिक्यूल्स, जाती अगर है, सपोज दिस इज और द जबकि एयर गर्मी के मॉलिक्यूल्स, सीजन में क्या होता है और कि आपको साउंड की पता है स्पीड कि कम अगर हो रेनी जाती है। सीजन अगर है तो तो ऐसा उसमें क्यों वाटर होता है? मॉलिक्यूल्स भी तो होगा ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रेनी और सीजन एयर में साउंड की मॉलिक्यूल्स स्पीड दोनों क्यों एक ज्यादा होती साथ है? आ रहा है, और ये क्या करता है कि साउंड को ज्यादा कंडक्ट करता है। अगर मीडियम के पार्टिकल्स जब बढ़ क्यों ज्यादा जाते हैं होती है? तो साउंड को मॉइस्चर ज्यादा से कंडक्ट डेंसिटी लो करता हो है, जाती जिसके है। चलते हमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा क्लियर हाँ, सुनाई बिल्कुल देता है। सही। मीडियम ऑफ बिकॉज पार्टिकल्स जितना ज्यादा यू होगा नो साउंड की दैट स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और ड्यू आपको टू पता है कि रेनी मॉइस्चर सीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू भी टू होता है ना, मॉइस्चर, वाटर क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स की पता है कि डेंसिटी क्या होती है, अगर बढ़ जाती रेनी है। सीजन में क्या जिसके होता है कि चलते वाटर एयर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स भी और वाटर होते हैं मॉलिक्यूल्स ना। दोनों जब एक जैसे साथ अगर जब आ मान लो कि जाता ये है एयर तो मॉलिक्यूल्स अगर मीडियम है, ऑफ सपोज दिस पार्टिकल्स इज द बढ़ एयर जाता है और मॉलिक्यूल्स, साउंड की स्पीड भी और क्या हो आपको जाती पता है, है कि अगर मैक्सिमम हो रेनी जाती सीजन है। अगर है तो इसमें ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो होगा तो ना। ये था तो वाटर स्पीड ऑफ साउंड मॉलिक्यूल्स इज और ऑल्सो एयर डिपेंड्स मॉलिक्यूल्स अपॉन द दोनों एक ह्यूमिडिटी। साथ आ रहा है। तो ये तो था और ये क्या फैक्टर, करता है कि स्पीड ऑफ साउंड साउंड को किन ज्यादा किन कंडक्ट फैक्टर्स पे करता है। अगर डिपेंड मीडियम करता के है। पार्टिकल्स जब अब बढ़ देखो जाते हैं इसके बाद तो अगला साउंड को आता है, ज्यादा कंडक्ट करता है, जिसके चलते हमें अगला स्पीड जो ऑफ साउंड टॉपिक है ज्यादा दिस क्लियर इज सुनाई रिलेटेड देता टू है। द मीडियम ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा होगा साउंड की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और नेक्स्ट आपको टॉपिक पता है इज कि रेनी अबाउट सीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके हाँ चलते एयर प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूल्स और वाटर सुपरपोजिशन मॉलिक्यूल्स ऑफ दोनों जब वेव्स। एक साथ जब आ जाता है अब देखो तो प्रिंसिपल ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल्स बढ़ सुपरपोजिशन ऑफ जाता है वेव्स और क्या साउंड होता की है? स्पीड भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था ऑफ स्पीड सुपरपोजिशन ऑफ ऑफ साउंड इज वेव्स, आल्सो दिस इज द डिपेंड्स नेक्स्ट अपॉन द टॉपिक। ह्यूमिडिटी। तो ये तो था फैक्टर, स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब प्रिंसिपल देखो ऑफ इसके बाद अगला आता है, सुपरपोजिशन ऑफ अगला जो वेव्स, टॉपिक है साउंड दिस वेव्स। इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये क्या टॉपिक इज होता है। अबाउट तो देखो एक मिनट जरा हम इसका पीपीटी स्क्रीन पे हम आप लोग को शेयर हाँ, करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ प्लीज सुपरपोजिशन वेट, एक मिनट ऑफ हम आप लोग को वेव्स, पीपीटी शेयर साउंड कर रहे वेव्स। हैं। पीपीटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। तो देखो एक मिनट जरा हम इसका पीपीटी स्क्रीन पे हम आप लोग को शेयर करते हैं। एक मिनट। ठीक है,
प्लीज वेट एक मिनट, हम आप लोगों एक को मिनट पीपीटी वेट शेयर करिएगा। कर रहे हैं। एक्चुअल में पीपीटी हमें ऑन द वॉइस बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुनाई नहीं दे रहा है। सुपरपोजिशन हम ऑफ क्या बोल रहे हैं, वेव्स। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, तो देखो, when two waves superimpose the amplitude of the resultant wave is the vector sum of the individual amplitudes। अगर दो वेव्स अगर आपस में सुपर ठीक है, इम्पोज कर रहा है तो जो रिजल्टेंट वेव जो होता है, रिजल्टेंट वेव्स का जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब देखो हम आप लोग को डायग्राम बना करके, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट वेट करिएगा। एक मिनट, एक्चुअल में हमें वॉइस बिल्कुल सुनाई ओके नहीं दे वन रहा, मिनट वन हम क्या मिनट, बोल रहे हैं हमें कुछ सुनाई नहीं आ दे रही रहा है है। आवाज? हाँ देखो, सुपर एक क्या मिनट, होता है या आवाज आ रही प्रिंसिपल है? ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, तो देखो, ओके ओके, when two waves superimpose the when amplitude two of the waves resultant wave when is the two vector waves sum of the superimpose the individual amplitude of the amplitudes। resultant अगर wave दो is waves the अगर vector sum आपस of में the सुपर इम्पोज individual कर रहा है, amplitudes। देखो, तो जो रिजल्टेंट वेव जो होता सुपरइम्पोजिशन है, का मतलब रिजल्टेंट क्या होता है? वेव्स का जो सुपरइम्पोजिशन का मतलब होता है मिलना। अगर दो वेव्स अगर एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल रहा है, आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है, तो जिसके डायग्राम चलते जो बना रिजल्टेंट वेव्स होते हैं, रिजल्टेंट वेव्स की करके, जो एम्पलीट्यूड जो होती है वो इन दोनों वेव्स आवाज नहीं के आ रही सम मेरी? ऑफ एम्पलीट्यूड्स के क्या एक होता है, मिनट, अब आ रही इक्वल है। होता है। ओके वन दैट मिनट इज वन कॉल्ड मिनट, द आ रही है प्रिंसिपल ऑफ आवाज? सुपरपोजिशन ऑफ Yes, एक sir. वेव्स। मिनट, आवाज आ रही है समझ में? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir, you are है? audible. ओके तो यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओके, सुपरपोजिशन। हाँ, ठीक है, when two waves अब देखो, superimpose the amplitude एक of मिनट the हम इसका resultant डायग्राम बना wave के आप लोग को is the समझाते हैं, आई vector थिंक sum तो of आप the लोग को ज्यादा बेटर individual समझ में आएगा। amplitudes। देखो, देखो, अगर सुपरइम्पोजिशन का आवाज नहीं मतलब आएगा क्या तो होता है? हमें एक बार बता देना। सुपरइम्पोजिशन का मतलब होता है मिलना। जैसे अगर सपोज मान लो दो कि दो वेव्स अगर वेव्स हम एक ले रहे हैं, दूसरे ठीक से है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, आपस में दिस सुपर इज द इम्पोज हो रहा है, फर्स्ट तो वेव्स। जिसके चलते जो रिजल्टेंट वेव्स होता है, रिजल्टेंट वेव्स की जो ये पहला एम्पलीट्यूड जो वेव्स है, होती है दिस इज द वो फर्स्ट वेव्स। इन दोनों वेव्स के सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज द सुपरपोजिशन प्रोपेगेशन ऑफ ऑफ फर्स्ट वेव्स। वेव्स। ठीक है, आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है ना? तो यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, अब इसी ठीक है, तरह सपोज मान लो हम सेकंड वेव्स ले रहे हैं। अब देखो, एक मिनट हम इसका सपोज डायग्राम वी बना आर के आप लोग को कंसिडरिंग द समझाते हैं, आई सेकंड थिंक तब वेव्स। आप लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अगर आवाज नहीं आएगा तो हमें एक बार बता देना। ठीक है, जैसे सपोज मान लो एक कि मिनट दो मान लो वेव्स ना, हम ले ये रहे हैं, ठीक मेरे है, लैपटॉप का माइक डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए दिस इज आवाज द क्लियर फर्स्ट नहीं आ रहा है। वेव्स। हम अपने लैपटॉप को फिर से ये पहला माइक से वेव्स है, कनेक्ट दिस इज करना द पड़ेगा फर्स्ट तभी वेव्स। होगा क्लियर। रुक जाओ, अच्छा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? हाँ, एक मिनट इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ फर्स्ट वेव्स। ठीक है, प्लीज। अब देखो, अब इसी तरह सपोज मान लो अब हम सेकंड वेव्स ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सपोज वी आर कंसिडरिंग द सेकंड वेव्स। ठीक है, एक मिनट, हम एक अपना ना मिनट वेट ये करिएगा, मेरे थोड़ा सा लैपटॉप का माइक माइक डिस्कनेक्ट हो एक्चुअल गया, में इसलिए माइक में आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं एरर आ आ रहा रहा है, है। इसलिए हम आवाज अपने क्लियर नहीं लैपटॉप है। को फिर से माइक से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी होगा क्लियर। रुक जाओ, अच्छा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? आ रही है आवाज? हाँ, ओके, एक मिनट, इसको हम फिर से कनेक्ट करते हैं प्लीज। पता नहीं हमें आवाज नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए हमें डाउट हो रहा था। हाँ, तो देखो, सपोज दिस इज द सेकंड वेव्स। ये देखो, ये दूसरा ठीक है, कोई तो साउंड देखो, वेव्स है, ये दो अलग अलग साउंड वेव्स है। ठीक है, ये देखो, ये दो अलग अलग साउंड वेव्स है। अब सपोज ये दोनों वेव्स एक दूसरे एक से मिनट वेट सुपर करिएगा, इम्पोज थोड़ा कर सा रहा नेट माइक, है, चलो ये माइक दोनों में थोड़ा सा एरर वेव्स आ रहा है, आपस इसलिए में सुपर आवाज इम्पोज क्लियर कर नहीं रहा है। है। ठीक है, आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन, Your voice is clear. आफ्टर द आ सुपर रही है आवाज? ओके, इम्पोजिशन, Yes, sir. आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन, सपोज दोनों पता वेव्स नहीं एक हमें आवाज दूसरे नहीं से सुनाई दे रहा, इसलिए हमें डाउट सुपर हो रहा था। इम्पोज कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखो, तो सुपर सपोज इम्पोजिशन के बाद क्या होता है कि ये दोनों दिस इज वेव्स द मिलकर के सेकंड एक वेव्स। ये रिजल्टेंट देखो, वेव्स देता है। ये बोथ आर दूसरा कोई गिविंग द साउंड वेव्स है, रिजल्टेंट ये वेव्स, दो अलग अलग साउंड बोथ वेव्स है। वेव्स ठीक है, आर ये देखो, गिविंग द रिजल्टेंट ये वेव्स। दो अलग और अलग इस साउंड वेव्स रिजल्टेंट है। वेव्स का जो अब डिस्प्लेसमेंट सपोज जो ये होता है दोनों साउंड वो वेव्स इन एक दोनों दूसरे से वेव्स के सुपर सम ऑफ इम्पोज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ये एंड दोनों दैट इज कॉल्ड वेव्स द आपस में सुपर प्रिंसिपल ऑफ इम्पोज कर रहा है। ठीक है, सुपरपोजिशन। ये देखो, आफ्टर द ये आपको सुपर वेव्स दिख रहा है, इम्पोजिशन, दिस इज द वेव्स। आफ्टर द ये सुपर देखो, इम्पोजिशन, तो सपोज मान लो इस वाले वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आफ्टर द y, सुपर इम्पोजिशन, और इस वाले सपोज वेव्स का दोनों वेव्स एक डिस्प्लेसमेंट दूसरे कितना से है, y1, सुपर इम्पोज कर और रहा है। इस ठीक वाले है, वेव्स का तो डिस्प्लेसमेंट सुपर कितना है, इम्पोजिशन के बाद क्या y2। होता है कि ये देन दोनों वेव्स अकॉर्डिंग टू मिलकर के द एक प्रिंसिपल रिजल्टेंट ऑफ वेव्स देता है। सुपरपोजिशन, बोथ आर गिविंग द बताओ y रिजल्टेंट इज इक्वल वेव्स, टू क्या हो जाएगा, बोथ y1 वेव्स आर प्लस गिविंग y2 द हो जाएगा, रिजल्टेंट एंड वेव्स। दिस और इज इस द रिजल्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वेव्स का जो सुपरपोजिशन। यही डिस्प्लेसमेंट आपका जो होता है प्रिंसिपल ऑफ वो इन सुपरपोजिशन है। दोनों वेव्स इट के मींस सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑफ द इक्वल होता रिजल्टेंट है, वेव्स इज इक्वल एंड टू द दैट इज सम ऑफ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट
सुपर पोजिशन। ये y देखो, इज इक्वल टू y1 ये प्लस आपको y2। वेव्स दिख रहा है, दिस इज द वेव्स। तो ये यही देखो, आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये देखो। एक मिनट हम आप तो लोग को सपोज स्क्रीन मान पे लो फिर से इस शेयर वाले कर वेव्स का ये देखो। डिस्प्लेसमेंट कितना है y, और इस वाले वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है y1, और इस वाले वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है y2। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ हेलो, सुपरपोजिशन है। इट मींस आवाज आ रही है अब? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स इज इक्वल टू तब द सही सम है। ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ डिफरेंट वेव्स। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, ठीक है, तो देखो। तो यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक मिनट, हम आप लोग को स्क्रीन पे ठीक फिर है, से तो शेयर देखो। कर रहे हैं। ये देखो, तो यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ अब सही है। और देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जो होता है, दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। ये देखो सामने स्क्रीन पे हेलो आपको हेलो, दिख रहा होगा। आवाज आ रही है अब? दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस। ओके, हाँ द अब सही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक In है, the तो देखो, interference, both waves are distribute the energy to each other. ये जो waves जो होते हैं अपनी एनर्जी एक दूसरे को ठीक है, तो देखो, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके तो बारे यही में का आप लोग को क्लास प्रिंसिपल ऑफ 12th में भी पढ़ना सुपरपोजिशन है। ऑफ वेव्स के बस बारे फर्क में, ये ठीक है है। कि क्लास 12th में आप लोग को लाइट वेव्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, अच्छा, एक और मिनट। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, बस यही फर्क है। Yes. Yes, sir. When two waves of same frequency moving in the same direction, superimposed interference takes place. ध्यान रखिएगा, दोनों साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होना चाहिए, और इस केस में दोनों वेव्स जो का एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है, अब देखो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। खैर ये सब, ये देखो अभी जस्ट मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये देखो आपको दो अलग अलग वेव्स दिख रहा होगा, और ये दोनों वेव्स जो है सुपर इम्पोज कर रहा है, मतलब मिल रहा है। देख रहे हो, किसी एक पॉइंट पे ये वेव्स जो है एक दूसरे से मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, और इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। जब आपस में मिलता है तो उस केस में दोनों की एनर्जी क्या होती है, एक वेव्स की जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जिस वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जिस वेव्स की इंटेंसिटी घट जाती है उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो दोनों वेव्स के बीच में देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे हो रहा है, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव, जहां पे दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो ये तो लाइट वेव्स के बारे में, खैर ये आप लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लाइट वेव्स के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है। साउंड वेव्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो, तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये देखो मैंने सामने डायग्राम बनाया होगा, ये देखो ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे दो वेव्स आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर की वेव्स है और दूसरा ब्लू कलर की वेव्स है, और दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो रहा है। और जब दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज होगा तो वो आपको एक रिजल्टेंट वेव्स दे रहा है। दिस इज इन ग्रीन कलर। ये जो रिजल्टेंट वेव्स जो ये ग्रीन कलर का है, और ये दोनों वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से मिल रहा है। और इस रिजल्टेंट वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट y जो है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स y1 प्लस y2, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप बताइएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12th में भी इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो आप बताइएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो अब हमारा अगला टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स देखो क्या होता है। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स जो होता है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से मिलता है। दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। एक मिनट, इसको हम आप लोग को स्लाइड हम आप लोग को शेयर करते हैं। स्टेशनरी वेव्स,
स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स देखो क्या होता है। एक मिनट, स्लाइड शेयर। हाँ ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे दिखा, ये जो है यही आपका स्टेशनरी वेव्स है। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो आपको दो अलग अलग वेव्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मिनट, इसको हम आप लोग को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो, तो स्क्रीन पे आपको ये वेव्स दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में देखो क्या होता है, दो अलग अलग वेव्स होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और दोनों सेम स्पीड से प्रोपेगेट करता है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तुम ध्यान से देखो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ब्लू कलर वाला जो है वो अपवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है और ये ग्रीन कलर वाली जो वेव है वो डाउनवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों वेव्स का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और इन दोनों वेव्स का जो कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, और देखो अगर दोनों वेव्स के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा है, तो जिस पॉइंट पे दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, दैट पॉइंट इज नोन एज नोड्स। नोड्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स एक दूसरे से मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। ठीक है, सामने स्क्रीन पे देखो, जहां पे दोनों वेव्स के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड नोड्स, और जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स एक दूसरे के काफी क्लोज है दैट इज कॉल्ड एंटी नोड्स। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यही आपका स्टेशनरी वेव्स है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स, तो बताइएगा स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड and frequency traveling with the same speed in opposite direction, and it propagate in a medium in the form of nodes and antinodes। ठीक है, नोड कब बनता है, एंटी नोड्स कब बनता है, ये चीज क्लियर है। नोड्स तब बनेगा जब दोनों वेव्स के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और एंटी नोड्स कब बनेगा जब दोनों वेव्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे दोनों वेव्स एक दूसरे के काफी क्लोज है, दैट इज एंटी नोड। सामने स्क्रीन पे देखो AN लिखा हुआ है, AN का मतलब होता है एंटी नोड। ठीक है, अब ये देखो प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को देखो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए एक प्रैक्टिकल है। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी वेव्स वुड बी सेट अप बाय कॉजिंग द स्ट्रिंग टू ऑस्किलेट रैपिडली एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ सामने तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग है जिसको एक वाइब्रेशन जनरेटर से कनेक्ट किया गया है, और दूसरा पॉइंट जो है एक स्टैंड से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका दोनों एंड जो है वो अटैच्ड है, दोनों एंड जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, और देखो सामने एक सिग्नल जनरेटर लगा हुआ है। सिग्नल जनरेटर की खासियत क्या होती है कि इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जाता है। तो सपोज अगर मान लो हम सिग्नल जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, तो सिग्नल जनरेटर की जब फ्रिक्वेंसी को जब हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रिंग में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वो जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा उसी को बोला जाता है स्टेशनरी वेव्स। जैसे ही हम लोग सिग्नल जनरेटर को ऑन करते हैं, एक वेव्स जनरेट होता है, और वेव्स जनरेट होने के बाद वो स्टैंड से जाकर टकराता है, और टकराने के बाद जो वेव्स जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, और ये दो अलग अलग वेव्स मिल रहा है इन अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेव्स जो है यही क्या कहलाता है, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में दो तरह की वेव्स क्रिएट होती है, एक तो मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन और दूसरा वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दोनों वेव्स जो होता है स्ट्रिंग में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है। ठीक है, इफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड फर्दर ओवरटोन पैटर्न्स अपीयर। तो ये देखो, ये सामने आपको जो दिख रहा है दिस इज द स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो देखो ये एंटी नोड, देखो एंटी नोड्स कब बन रहा है, एक पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, नोड्स, और एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, एंटी नोड। एंटी नोड्स कब मिलता है, जब दोनों वेव्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और नोड्स कब मिलता है, जब दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है
मतलब जिस पॉइंट्स पे दोनों वेव्स मिल रहा है तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, नोड्स। और जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द एंटी नोड्स। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टेशनरी वेव्स के बारे में। स्टेशनरी वेव्स हैव नोड्स where there is no displacement at any time। ठीक है, मतलब नोड्स के केस में दोनों वेव्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। इन केस ऑफ नोड्स दोनों वेव्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इन बिटवीन द नोड्स आर पोजीशन कॉल्ड एंटी नोड्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंटी नोड्स के केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और नोड्स के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, बिटवीन द वेव्स। ये सबको समझ में आ गया ये स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो ये दो अलग अलग वेव्स का क्या है, मिक्सचर है। दो वेव्स का क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन। ओके, अब देखो इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेशनरी वेव। तो देखो स्टेशनरी वेव जो होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वेव फॉर्म इन अ स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव थ्रू मीडियम, एनर्जी इज नॉट कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स। इसमें एनर्जी जो होता है, एनर्जी नॉट कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, दूसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्टेशनरी वेव्स वेरीज फ्रॉम 0 एट अ नोड टू मैक्सिमम एट एन एंटी नोड एंड डिपेंड्स ऑन पोजीशन अलोंग द वेव्स। तो देखो इस वेव्स में एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज चेंज। अभी मैंने बताया ना, नोड्स के केस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0, और एंटी नोड्स के केस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज चेंज। ये देखो, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव। At t is equal to 0, all particles are at rest because the particle reach their maximum displacement। ठीक है, ये देखो ये t is equal to 0 पे, t is equal to 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। At t is equal to t by 4, particle A, E and I are at rest because they are the nodes। देखो ये जो पॉइंट A जो आपको दिख रहा है और पॉइंट E जो दिख रहा है और ये जो पॉइंट I जो दिख रहा है, ये क्या है, नोड्स है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक्सिस पे है ना, ए, ई और आई तीनों पॉइंट एक्सिस पे है, तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा, नोड्स। पार्टिकल बी, सी, डी आर मूविंग डाउनवर्ड, दे वाइब्रेट इन फेज बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। पार्टिकल्स ऑफ एफ, जी, एच आर मूविंग अपवर्ड, दे वाइब्रेट इन फेज बट द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यही आपका जो है, दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। All particles between the two adjacent nodes within one vibrating loop are in phase। Stationary waves in a string, और दूसरा होता है stationary waves in a sound। देखो stationary waves string में भी क्रिएट होता है और stationary waves sound में भी क्रिएट होता है। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला है, खैर इसको अभी हम लोग को ये आगे हम लोग को पढ़ना है। ये जो सामने आप लोग को स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला आप लोग को प्रूव करना है, यही एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, ये एग्जाम में आप लोग को प्रूव करने के लिए आता है। अब ये कैसे प्रूव किया गया, यही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहला एक स्ट्रिंग के लिए है और दूसरा जो है वो साउंड के लिए। ठीक है, और ये दोनों देखो प्रैक्टिकल भी है, आप लोग को इस बार प्रैक्टिकल कराया नहीं जा रहा है, नहीं तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सामने जो आप देख रहे हो स्ट्रिंग और साउंड, दोनों के लिए एक प्रैक्टिकल भी है जो कराया जाता है 11th में। तो खैर ये हो गया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ये देखो ये स्ट्रिंग के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग स्टेशनरी वेव्स यूजिंग साउंड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। खैर ये सब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्टर दैट डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L√T/μ। ये सब अभी आगे सब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी हम आप लोग को हम प्रूफ करके हम बताएंगे। ठीक है, फैक्टर दैट डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ये भी हम लोग को प्रूव करना है। दो तरह का ट्यूब होता है, एक होता है ओपन ट्यूब और एक होता है क्लोज ट्यूब, दोनों के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग, और देखो स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है,
ये हो गया। खैर अब ये देखो ये सब स्टेशनरी वेव्स के बारे में ही है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, आपको स्ट्रिंग के लिए और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होता है फॉर अ स्टेशनरी वेव्स, ये हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग प्रूव करके हम बता देंगे। ठीक है, ये देखो अभी मैंने आप लोग को स्क्रीन पे दिखाया था ना, ये देखो ये जो, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देखो ये फार्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फार्मूला हम नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को प्रूव करके हम दिखाएंगे। ये फार्मूला आया कैसे, ये आप लोग को प्रूव करना है। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स के लिए। और इसके अलावा देखो ये सामने जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F1 F2 F3, ये F1 F2 F3 जो है 1:3:5 के रेशियो में, ये कैसे आया ये हम आप लोग को प्रूव करके हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, जो अभी मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो जो है, ये देखो, तो ये तो हाँ ये देखो ये क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर एन ओपन ट्यूब, ये ओपन ट्यूब के लिए फ्रीक्वेंसी है। F1 F2 और F3 निकालना है, 1:2:3 का रेशियो होता है। ये भी फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का कैसे आया, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज देखो, आज मैंने बेसिकली आप लोग को दो चीज बताया। पहला तो ये बताया कि स्टेशनरी वेव्स होता क्या है, और दूसरा मैंने आप लोग को ये भी बताया कि फैक्टर ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। तो ये दो चीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, dear students, please like, subscribe and share my YouTube channel, and also comment if you have any question, then also comments, and please give me answer in my comment box. Stationary waves is the superimposition of two progressive waves. Then what is the equation of progressive waves? Then please answer in the comment box. Okay, thank you so much.